Hello viewers, welcome to my show Dr. Meenu's show. Being from the naturopathy background, मैंने जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे वो सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं क्योंकि स्किन केयर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. इट नीड्स मैक्सिमम केयर और इसकी जानकारी हमें कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती. इसलिए टाइम टू टाइम हमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ती रहती है. इसीलिए आज मैंने अपने क्लिनिक में बुलाया है दिल्ली के जाने माने कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी गोयल, जो हॉस्पिटल BR हेल्थ केयर की फाउंडर भी हैं. तो जानते हैं इनसे स्किन केयर के बारे में और डिटेल में. वेलकम टू द शो डॉक्टर माधवी. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर माधवी, फेशियल एस्थेटिक एंड ट्राइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट. आज हम बात करते हैं डॉक्टर मीनू जी से. मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे कब इनवाइट करेंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी. डॉक्टर माधवी, आप एक बहुत जानी मानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं. तो सबसे पहले तो जैसे हमें मालूम है स्किन केयर नीड्स अटमोस्ट केयर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बहुत सारी फील्ड्स हैं इसके अंदर. तो कौन सा ऐसा एरिया है या ऐसे कहें कि मैं आपसे अगर एक टिप मांगूँ, ऑफकोर्स स्टार्टिंग ऑफ द शो इसीलिए टिप भी मांग रही हूँ सो दैट बंधे रहें हमारे दर्शक हमारे साथ. और आप मुझे एक टिप दीजिए किस तरीके से हम अपने स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. डॉक्टर मीनू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. स्किन एक बहुत ही लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, तो ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट भी होता है. इसलिए हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए, ना ही केमिकल यूज़ करना चाहिए, ना ही मेकअप अप्लाई करने चाहिए. हमें बेसिकली नॉर्मल नेचुरोपैथी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जिसके अंदर, वो वाले प्रोडक्ट ही यूज़ करने चाहिए. जैसे आपको नॉर्मल क्लींजर यूज़ करना चाहिए, सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, और थर्ड वन आप पानी पी सकते हैं, अपनी डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है. तो आपको कोई भी केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए. सॉरी डॉक्टर माधवी, आते ही मैंने आपसे टिप मांगा. एक्चुअली दोस्तों, कॉस्मेटोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और एक तरीके से ये हमें सुपरफिशियली पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता है. और इसी में आता है हेयर ट्रांसप्लांट. और मैं जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए डॉक्टर माधवी से इसके बारे में. डॉक्टर माधवी, आजकल हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है एंड अक्सर देखा गया है गली मोहल्लों में भी आजकल लोग ये करा रहे हैं. तो इसके रिजल्ट्स कैसे हैं? इनफैक्ट मैं चाहूँगी आप एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मेरे व्यूअर्स को दीजिए. जी मैम, आजकल जो जिसने डिग्री भी नहीं ली होती, डॉक्टर का डी भी नहीं जानते और वो इस चीज़ को कर रहे हैं. टेक्नीशियन इस चीज़ को सीख चुके हैं और उसके बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. इससे क्या होता है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और हेयर ट्रांसप्लांट आपका फेल भी हो जाता है, पेशेंट को डेथ भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है. इसीलिए मैं पूछना चाह रही थी, मैं इसीलिए जानना चाह रही थी बिकॉज ऐसे एडवर्स केसेस भी सुनने में आते हैं. जी, तो आपको बेसिकली कभी भी हेयर के लिए कंसर्न हो, आपको बेसिकली आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है. एक्सेप्ट आप जो इधर उधर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो तो आपको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए. अदरवाइज अगर आप टेम्परेरी चाहते हो कि आज मैं ठीक हो गया, कल कुछ भी हो जाए तो चलेगा, तो फिर आप बिल्कुल जा सकते हैं. बट इसके अंदर तो रिस्क भी इन्वॉल्व है. जी बिल्कुल, आपकी लाइफ के साथ भी, आपके हेयर कंडीशन के साथ भी, आपकी स्किन के साथ भी. जी तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर माधवी ने. अगर आप कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, ऑलवेज कंसल्ट अ रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर. डॉक्टर माधवी, एक चीज़ और, जहाँ हेयर की बात चली, तो हेयर रिडक्शन के लिए हम LHR कराते हैं, लेज़र हेयर रिडक्शन. उसके बारे में भी मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी. अक्सर देखा जाता है उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और कई बार लोगों को पिगमेंटेशन हो जाता है और इवन द स्किन गेट्स डार्कन्ड. लाइक नॉर्मली लेज़र से तो स्किन ब्राइट होनी चाहिए, बट व्हाई इज़ इट सो? मार्केट में बहुत सारे चाइना प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं. तो ये लोकल लेज़र अगर आप अपने फेस पर यूज़ कराते हैं, उनकी ज़रूर आपका जो भी आप जहाँ जिस भी सेंटर से करा रहे हैं, वो आपको सेशन कम अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे और आप खुशी खुशी से करा लेंगे कि वो बहुत अच्छी लेज़र यूज़ कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं होता. उससे आपकी स्किन डार्कर पिगमेंटेशन आ जाता है. तो आप लुक जैसे कि फीमेल ने कराया तो वो मेल लगती हैं, बियर्ड जैसा ऐसा शेविंग एरिया हो जाता है. तो उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको एक बहुत ही अच्छे सुपरविज़न एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए. उनकी सुपरविज़न में ही ये सारी चीज़ें करानी चाहिए और अच्छी लेज़र्स यूज़ करनी चाहिए. डॉक्टर माधवी, आजकल फेशियल्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं
जनरली विच आर मेडिफेशियल, वो आजकल सलोन्स में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। सबसे पहले हाइड्रा फेशियल, इवन कार्बन फेशियल, वेम्पायर फेशियल, एवरीथिंग इज डन इन द सलोन्स। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं। जी हाँ, आजकल सैलून में भी मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ कि सैलून में आजकल किसी को भी हाइड्रा फेशियल कराना होता है या किसी को कोई भी फेशियल कराना होता है, हाइड्रा फेशियल एक ऐसा ट्रेंड चला है कि हर कोई हाइड्रा फेशियल के लिए सैलून जाता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आखिर वो क्यों जा रहे हैं? उनको नहीं पता है कि उधर कोई अनट्रेंड स्टाफ करता है। जैसे कि मैं भी एक बार गई थी उधर, हाइड्रा फेशियल इतना वो फैशन में चल रहा है, तो उधर मैं पार्लर में गई, उधर देखा तो हाइड्रा फेशियल मैंने भी कराया। बट उधर मैंने देखा जो हाइड्रा फेशियल की बेसिकली मशीन है, उनके पास वो मशीन भी नहीं है, बस उनके पास प्रॉप्स हैं कुछ कुछ और वो यूज कर रहे हैं सारे फेस पर। उनको कुछ नहीं पता है कि कौन सा प्रॉप्स किस लिए होता है, इससे रेडिएशन से हार्म तो नहीं हो जाएगा। वो सिर्फ कर रहे हैं और अपने मतलब पैसा कमा रहे हैं बेसिकली। तो मैं ये मानना चाहूंगी कि अनस्टेरिलिटी में कुछ भी काम नहीं होता है, तो थोड़ा सा आप स्टेरिलाइजेशन और ये सब भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो कभी भी आपने अगर ऐसी जगह पे कराया होगा, उसके बाद आपने नोटिस किया होगा 1 वीक के बाद आपको स्किन पर एक्ने हो गए होंगे या वॉट भी हो गए होंगे। वॉट एक बहुत इन्फेक्शियस होता है, स्किन पर मस्से टाइप में आपने देखे होंगे, वो मस्से नहीं होते हैं, इन्फेक्शियस होता है वॉट। तो ऐसे आपकी फैमिली में भी फैल सकता है, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि ऐसी चीज़ें ना कराइए। जी मैं चाहूँगी मेरे दर्शक इस बात को खास नोट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी एक सर्विस लेकर आते हैं सैलून से, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कुछ दिन के बाद होता है। सो वी आर नॉट इवन एबल टू कोरिलेट कि ये उस चीज़ की वजह से हुआ या उस हाइड्रा फेशियल की वजह से हुआ। और जैसा डॉक्टर माधवी ने बताया, इट कैन बी कंटेजियस ऑल्सो, इन्फेक्शियस ऑल्सो, और वॉट्स जैसी चीज़ें फिर आपकी पूरी फैमिली में भी स्प्रेड हो सकती हैं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लोगों को वॉट रिमूवल के लिए हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, बट वन ऑफ द रीजंस इज that it could be because of these facials which are done in the local parlors. और हेयर ट्रांसप्लांट भी मैंने देखा है कि हेयर ट्रांसप्लांट भी वो लोग सैलून में कर देते हैं। उनके पास नहीं, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हाँ, बट नहीं, डॉक्टर भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि प्रॉपर ओटी नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है। हमें कोई भी सर्जरी करने से पहले 12 घंटे का टाइम इंटरवल चाहिए होता है सब चीज को फ्यूमिगेट करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए। तो वो कैसे एक रूम के अंदर बस एक बेड डाल दिया उस पे कर रहे हैं, कैसे? तो इतना सब स्टेरिलिटी का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? जी, और आफ्टर कोविड वैसे भी सबकी इम्यूनिटी थोड़ी सी तो कम हो गई है। बिल्कुल, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हेयर, ये सारी स्किन और हेयर, ये बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है। आपने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी स्किन पर किसी भी तरीके का रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग स्किन हमारी खूबसूरती सबसे पहले में ज़रूरी है हमारे लिए, तो आपको उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसाइट्स डॉक्टर माधवी आपने दिए। पर जहाँ तक मैंने देखा है, एक चीज़ है जो क्लाइंट्स को या लोगों को डॉक्टर्स के पास आने से रोकती है और पार्लर्स की तरफ पुश करती है, एंड दैट इज़ द कॉस्ट। बिकॉज द ट्रीटमेंट इज़ चीप देयर, वो भागे भागे जाते हैं और बार बार वहीं से जाकर करवाते हैं, बिकॉज उनको वो नाम तो मिल ही रहा है फेशियल का कि हमने हाइड्रा फेशियल कराया, और वो एक सेटिस्फैक्शन भी होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में भी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं, व्हाट इज़ द रीज़न कि डॉक्टर्स के पास जब हम किसी क्लिनिक पे जाकर या हॉस्पिटल में जाकर जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। हाँ जी मैम, ये फोबिया तो सबका है, लेकिन वो डॉक्टर के पास आप जो करा रहे हैं ट्रीटमेंट, उसका प्राइसिंग इतना होता ही नहीं है जितना वो सोच करके चलते हैं। आप किसी सैलून में जाते हैं, हाइड्रा फेशियल 8,000 10,000 आपने सर्विसेज करा ली, उसके बाद आपको बिल आ जाता है और आपने करा दिया। बट क्या आप डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो ये सब इतना प्राइसिंग का होता ही नहीं है, और वो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स भी लगाते हैं, सब कुछ, मतलब सिरम, बेसिकली सिरम अप्लाई करने चाहिए इसमें, ना ही कोई केमिकल अप्लाई करना चाहिए। तो वो डॉक्टर आपको सिरम ये सब अप्लाई करते हैं, तो वो आपको बहुत ही एक नॉर्मल रेंज में, इससे तो काफ़ी कम
रेंज में आपका काम भी हो जाता है, प्लस आपकी स्किन भी, आपको इंस्टेंट ग्लो भी दिखाई देता है। अगर आप किसी भी चीज़ में एकदम से चाहते हो कि चुटकी बजाकर काम हो जाए और आपको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। वहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेरॉइड या वो एक मिथ है जो आपको सिर्फ उस समय के लिए दिखाया जा रहा है और लाइट्स में, इन सब में। बट जैसे ही सेकंड डे आता है, आपको सब सच्चाई सामने आ जाती है कि मेरे इतने रुपए ज़्यादा ठीक रहे या फिर मेरे यहाँ पर रुपए ठीक रहे। सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन की बात आ जाती है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले वो कंसल्टेशन भी ले लेगा, साथ में फिर फेशियल भी करा लेगा। तो सिर्फ एक मिथ है ये। डॉक्टर माथुरी, एक चीज़ और बहुत कॉमन, लिपोसक्शन। आजकल तो लोग वेट लॉस के लिए भी सोचते हैं यही करा लें। इज इट सेफ? हाँ बिल्कुल, ये सेफ है। अगर आप जैसे कि प्रॉपर अगर फॉलोअप में रहोगे या फिर प्रॉपर अगर अपनी डाइट में भी फॉलो करोगे तो ये बिल्कुल सेफ है। जैसे कि आपने अगर सेशन लिया तो उसके बाद अगर आपने सोचा नहीं मैं आराम से छोले भटूरे भी खा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक प्रॉपर डाइटिशियन के अंडर में आपको जो वो डाइट देंगे, आपको उस डाइट के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कितना भी वेट लॉस हो सकता है ये, लेकिन आपके बॉडी पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना वेट लॉस कर सकते हो। लेकिन आप ये मत सोच के चलिएगा कि मैं फिर उसके बाद कुछ भी खा सकता हूँ, तो वो सब गलत है। डॉक्टर माधवी, आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और डेफिनेटली आपसे बेटर कौन जानता है द एंटायर ओवरऑल लुक ऑफ द बॉडी, अगर कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना है तो। और इसी के साथ में मैं एक और मिथ के बारे में पूछना चाहूँगी, दैट इज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट। आजकल ये एक फैशन भी हो गया है, कई बार नेसेसिटी भी लगता है, पर फिर डर भी लगता है। हाउ टू चूज़ द राइट डॉक्टर, हाउ टू चूज़ द राइट प्लेस, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, मतलब ये भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है। तो अब इसके लिए मिथ ज़्यादातर है कि कैंसर हो जाता है पेशेंट को, तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि अगर आपने किसी लोकल वेंडर से अगर आपने सिलिकॉन ये सब इम्प्लांट अगर ले लिए हैं, तो आपको बेसिकली जो इम्प्लांट आपको लग रहा है तो फिर वो आपकी बेस्ट क्वालिटी का लगना चाहिए। अगर वहाँ पर आपने बेस्ट क्वालिटी चूज़ करी, बेस्ट डॉक्टर चूज़ किया, उनके सुपरविजन में सब कुछ हुआ, तो फिर ये बहुत ही सेफ है। इसमें फिर कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती है। बस आपको अच्छी क्वालिटी चूज़ करना चाहिए। आपको इसमें प्राइसिंग के लिए नहीं जाना चाहिए कि जो बोलते हैं कि हम 40 में करा देंगे, 30 में करा देंगे। आपको ऐसा अपने लिए खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर माधवी, मैंने जब अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया था ना, तो मैंने सबसे ज़्यादा एलोवेरा का यूज़ किया, बिकॉज़ वो एक अडेप्टोजेनिक प्रोडक्ट है और वो हर स्किन टाइप को सूट करता है। और पर जब स्किन की कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर तो डॉक्टर की ही ज़रूरत पड़ती है, एंड यू नो बेस्ट, क्योंकि आपने तो ट्रीटमेंट्स भी करने होते हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप, कब हम अपने स्किन को इग्नोर कर सकते हैं या किसी भी प्रॉब्लम छोटी मोटी को इग्नोर कर सकते हैं, और कब ऐसा होता है कि हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो आप क्या सजेशन देंगी मेरे व्यूअर्स को? बेसिकली मैं भी रिकमेंड करती हूँ कि आपको एक नॉर्मल स्किन होम केयर आपको लेना चाहिए। वो ज़्यादा सेफ रहता है, एक्सेप्ट उसके कि आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, मेकअप अप्लाई करो, नहीं उसको छिपाने के लिए। लोग आजकल क्या करते हैं कि मतलब इतने सारे क्लींजर, टोनर अलग अलग ब्रांड के आने लगे हैं कि इतने रुपए में 3 ले जाइए, इतने रुपए में 5 ले जाइए। तो बेसिकली वो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। मैं तो आपसे ये बोलना चाहूँगी कि आप जितने भी होम केयर इंग्रेडिएंट्स के साथ जो भी बन सकता है आप उसे यूज़ कीजिए, तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। अब ज़्यादातर पेशेंट को एक्ने का इश्यू हो जाता है इससे, तो वो डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाता जब तक है ना वो उसको पंच आउट कर करके पूरा फुल फेस पर नहीं ला देता, तो तब तक वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। तो जब आपकी स्किन आपने ऑलरेडी खराब कर दी, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाके भी क्या करोगे? तो मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ों को हम हटा नहीं सकते, लेकिन हम केयर कर सकते हैं, आगे के लिए ठीक कर सकते हैं। जी। तो जब भी आपको ऐसे एक्ने आना चालू हो जाए तो आप बिल्कुल भी उसे ना ही टच कीजिए, ना ही पंच कीजिए। अगर आप नॉर्मल होम केयर अगर जानना चाहते हैं तो फिर आप जैसे कि विटामिन सी सीरम, एलोवेरा जेल, मुल्तानी मिट्टी का पैक, ये सब आप अप्लाई करके उसको कूल डाउन कीजिए। नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन आप खुद से पंच नहीं कीजिए, अदरवाइज वो एक स्कार छोड़ जाता है और वो स्कार फिर ट्रीटेबल नहीं होता है। मतलब उसका आपको प्रॉपर आपको फिर लेजर थेरेपी
थेरेपीज लेनी पड़ती है, जी, उससे जी, हम बिल्कुल। ट्रीट करते हैं। हाँ तो जी। आपको अगर अपना स्किन का टोन भी ठीक रखना है तो टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, और खुद के डॉक्टर मत बनिए और जी। नॉर्मल स्किन केयर कीजिए, जो भी होम केयर हो सकता है, या ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जिसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। जैसे कि आप डॉक्टर मीनूस के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही सेफ हैं। मैंने खुद पर्सनली भी यूज़ किया है, तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप उसे यूज़ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर माधवी, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, और बहुत बढ़िया आपने टिप्स दिए मेरे व्यूअर्स के लिए, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा आपके साथ ये शो। मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और गेस्ट के साथ, जुड़े रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम मिले डॉक्टर माधवी से, जिन्होंने हमें स्किन के बारे में बहुत कुछ बताया, और अब बात करेंगे जॉइंट और बोन हेल्थ के बारे में, क्योंकि इसके भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो मैंने सोचा एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए, तो मैंने आज अपने शो में बुलाया है डॉक्टर आकाश गोयल को, जो एक दिल्ली के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बोन और जॉइंट एक्सपर्ट हैं, और CEO एंड फाउंडर ऑफ BR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो वेलकम टू द शो डॉक्टर आकाश। Thank you, ma'am. It's been nice that you have invited me and given an opportunity on your show to showcase our product and showcase our services at this show. Thank you so much for this opportunity. डॉक्टर आकाश, जैसे ही ऑर्थोपेडिक्स या जॉइंट और बोन की बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आता है नी रिप्लेसमेंट, स्पेशली जब डॉक्टर सर्जन हो। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप इसी के बारे में मेरे व्यूअर्स को बताएं, हाउ सेफ इज़ दिस प्रोसीजर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लोगों के मन में इसके बारे में, तो आप इसी के बारे में बताएं। आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिथ है आज की डेट में नी रिप्लेसमेंट के बारे में। इट इज़ गेटिंग वेरी फेमस दीज डेज। क्यों? क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण से नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा एक डिकेड अर्लियर आ चुकी है। तो उसकी वजह से जो नी रिप्लेसमेंट हमें अर्लियर 60-70s में रिक्वायर पड़ता था, अब वो काफ़ी पेशेंट हमारे पास 50s के बाद भी आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिससे वेट गेन होता है, नी हेल्थ पे वो फोकस नहीं करते और नीज डैमेज हो जाती है। अब आएंगे सवाल पे, मिथ पे, कि हाउ सेफ दे आर। दे आर एब्सोल्युटली सेफ इफ डन अंडर अ गुड सर्जन एंड विद गुड इम्प्लांट एंड अंडर है प्रॉपर स्टेराइल कंडीशंस। और उसके साथ साथ असली इंपॉर्टेंस है पेशेंट की खुद की विल पावर का, कि पोस्ट ऑप रिहैब, मतलब ऑपरेशन के बाद वो कितना सपोर्ट करता है अपनी नी सर्जरी की एक्सरसाइजेज में। यदि वो पेशेंट अपनी नी सर्जरी एक्सरसाइजेज में अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो नी रिप्लेसमेंट्स आर हाईली सक्सेसफुल। ओके डॉक्टर आकाश, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि कोई लाठी पकड़ के आता है आपके पास और कुछ ही घंटों में वो अपने पैरों पे चल के जाता है। तो लाठी पकड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है बैक पेन, लोअर बैक पेन। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कुछ। बैक पेन आज की डेट में यदि हम ओपीडी की बात करें तो 80% लोग हमारी ओपीडी के अंदर बैक पेन के कारण से आते हैं। तो उसमें एज वाइज डिफरेंट रीजंस होते हैं बैक पेन होने के जी। जैसे कि यदि कोई इंसान यंग एज का है तो उसके अंदर उसकी पुअर लाइफस्टाइल, उसका पुअर डेली रूटीन उसके बैक का कारण बनता है। जैसे कि बहुत टाइम तक चेयर पे काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, बैठे रहना और फिजिकल एक्सरसाइजेज ना होना, उसकी वजह से बैक मसल्स फटीग कर जाते हैं और सारा लोड स्पाइन पे आता है और उसकी वजह से उसके अंदर अर्ली डीजनरेशन ऑफ स्पाइन शुरू हो जाता है। अब ओल्ड एज की बात करें, ओल्ड एज के अंदर जब हम जाते हैं तो नेचुरल डीजनरेशन प्रोसेस होता ही होता है, तो उसके अंदर बैक के इश्यूज नेचुरली भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एज। एंड सेकेंडरी, अगर पेशेंट बिल्कुल भी फिजिकली एक्टिव नहीं है तो उस कारण से और बैक इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये एक्सरसाइज ना करना, नियमित रूप से सही चीज़ों का ना प्रयोग करना, इस कारण से बैक इश्यूज बहुत ज़्यादा आज की डेट में ओपीडी में देखे जा रहे हैं। जी डॉक्टर, एक सियाटिका के लिए भी मैंने सुना कि आपके यहाँ पे सर्जरीज भी होती हैं, आर दे सेफ? नॉर्मली तो बोलते हैं ना कि मसाज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ओनली हेल्प सियाटिका में, तो
तो सर्जरी इज इट सेफ? सी सर्जरी यूजुअली sciatica का पेन, पहले हम बता दें कि होता क्या है, एक हमारे व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि sciatica जो एक्चुअली क्या होता है कि एक बैक में एक नर्व होती है, वो स्लिप डिस्क या किसी और कारण से अगर वो कंप्रेस हो जाती है तो उसका पेन पैर के पीछे से पूरे बैक से लेकर नीचे अंगूठे तक जाता है जी। तो इस पेन को हम sciatica बोलते हैं। और यदि इसका इलाज अब क्या है कि लोगों के अंदर मिथ है कि सर्जरी करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेन हम कंजर्वेटिवली, दैट इज मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी मैनेज कर लेते हैं जी। बट कुछ % केसेस ऐसे होते हैं जब वो पेन मैनेज नहीं हो सकता उस चीज़ से, तो हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ओके। और सवाल उठता है सर्जरी सेफ है या नहीं। सर्जरी बहुत सेफ है। आज की डेट में एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। एंडोस्कोप, जिसे हम हिंदी में दूरबीन कहते हैं, दूरबीन के माध्यम से हम वो सर्जरी करते हैं। 1 या 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से पेशेंट का डिस्क निकल जाता है और उसके ऊपर से जो नस पे दबाव है वो हट जाता है। पेशेंट 2 दिन के बाद ऑफिस जा सकता है और अपना काम कर सकता है। कोई पोस्ट ऑफ रिहैब इसके अंदर नहीं होती। यस डॉक्टर आकाश, एक स्पेशली आफ्टर कोविड जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है लोगों को, एंड नॉट ओनली पीपल हु हैव एक्चुअली हैविंग दिस ऑस्टियोपोरोसिस या कोई प्रॉब्लम, इवन यंग बच्चों में भी आजकल जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसके पीछे भी कोई रीज़न है? मीनू जी, जॉइंट पेन के पीछे कोविड का रीज़न है, बिल्कुल है। क्योंकि कोविड के बाद ऐसा देखा गया है कि जो स्टडीज़ अब आ रही हैं उसके अंदर देखा गया है कि एक एम्बोलिज्म बन जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो ब्लड सर्कुलेशन जो एम्बोलिज्म है वो ब्लड सर्कुलेशन आपका रोक देता है। तो यंग एज में ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं। जो यंग एज के जो लोग हैं उनके जो हिप जॉइंट है उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है। उसके कारण से उसके अंदर एक बीमारी जिसे हम कहते हैं AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, मतलब हिप जॉइंट के का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाने से जो बीमारी होती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हिप रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी बीमारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो डेफिनेटली कोविड के बाद इस चीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गई है। डॉक्टर आकाश, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, और बोन हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर करते आए हैं और कई चीज़ों के बारे में हमें पता भी नहीं है। लाइक जनरली हमें इतना ही पता है कि कैल्शियम कम हो जाता है या डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो गया या विटामिन्स हो गए, बट इसके अलावा भी आई एम श्योर बहुत सी चीज़ें और होंगी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि ओल्ड एज में जब हम जाएं तो हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। डेफिनेटली सी, कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है आज की डेट में, बट जो अवेयरनेस है वो हाफ कुक्ड है, दैट इज़ अ हाफ कुक्ड नॉलेज। एक्सेस ऑफ कैल्शियम इंटेक अपनी मर्जी से अनगाइडेड लेने से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल। एंड विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा नोटिस करी गई है, बिकॉज द पेशेंट अपने आप से ही खुद से खाना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें एक प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसको कितना कैल्शियम, कितना विटामिन डी रिक्वायरमेंट है, दैट कैन ओनली बी टेल बाय आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, और वो एक डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। उसके बाद भी विटामिन डी की एक समस्या बहुत ज़्यादा है कि वो आपको किसी भी नेचुरल सोर्स से कभी मिल ही नहीं सकता एक्सेप्ट फॉर सनलाइट। सनलाइट भी बहुत अर्ली मॉर्निंग आवर्स की होती है। तो किसी भी तरीके से आप सोच रहे हैं कि मैं किसी फ्रूट सोर्स या किसी से विटामिन डी ले सकूं, वो इम्पॉसिबल है। विटामिन डी या तो सनलाइट से मिलेगा या आपको किसी मेडिसिन से ही विटामिन डी मिल सकता है। कोई सप्लीमेंट भी ले सकते हैं? यस, बिल्कुल आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। और साथ में कैल्शियम विटामिन डी के अलावा लोग सोचते हैं खाली इन्हीं से काम चल जाएगा, नहीं। सेलेनियम, मैग्नीशियम, इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बोन हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर लोग उसे इग्नोर करते हैं। वो हमें मल्टीपल फ्रूट से मिल सकते हैं, मल्टीपल जो डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स होती हैं उनसे मिल सकते हैं, जिनका काम एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, बॉडी के नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करते हैं। जी। डॉक्टर आकाश, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और अब सिंस यू आर द ओनर, द फाउंडर एंड CEO ऑफ BR ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं बिकॉज यू हैव मोर देन 1 हॉस्पिटल नाउ। तो BR हॉस्पिटल्स में ऐसा क्या डिफरेंट है विच इज़ लाइक व्हाट इज़ इट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर हॉस्पिटल्स? मीनू जी, देखिए, यूजुअली हॉस्पिटल ओनर्स मैक्सिमम बिजनेसमैन होते हैं, दे आर नॉन मेडिकोस, यूजुअली दे आर नॉट फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। तो इस हॉस्पिटल का जो ओनर है वो एक मेडिकल बैकग्राउंड से है, जो कि एक डॉक्टर है। तो यही एक अलग USP है। क्यों?
क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट केयर के बारे में सबसे पहले सोचता है रादर देन अ प्रॉफिट। तो वी यूज़ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वी गिव बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन पेशेंट्स हेल्थ। और चीज़ से हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बट पेशेंट की हेल्थ से हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, कि अगर आपने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा तो पेशेंट के साथ उसके साथ क्या हो सकता है। जी। तो ये इसका यूएसपी है कि बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड रनिंग एन इंस्टीट्यूट लाइक दिस, तो पेशेंट की क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डॉक्टर आकाश, मैंने सुना है आपकी अपनी एक लैब भी है, तो नॉर्मली हॉस्पिटल्स की अपनी लैब नहीं होती, तो क्या कारण है? आपको दूसरे लैब्स की रिपोर्ट्स के ऊपर फेथ नहीं है या कोई और रीज़न है? मुझे देखिए, लैब्स के ऊपर जो क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं वो हर लैब्स के अपने अलग अलग होते हैं, और हमारे पास अपनी लैब होने का रीज़न ये है हम पेशेंट को इमीडिएट और अर्जेंट रिपोर्ट्स दे सकें, सो दैट पेशेंट ट्रीटमेंट में कोई भी डिले ना हो। हम किसी और पे अपनी डिपेंडेंसी अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, फिर उसके कारण से पेशेंट केयर हैम्पर होती है, पेशेंट को ट्रीटमेंट डिले मिलता है, पेशेंट के जो डिसीजन होने हैं, मेडिसिन चेंज होनी है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो इमीडिएट क्विक हो सके। दैट्स व्हाई वी हैव इन हाउस लैब आल्सो। जाते जाते डॉक्टर आकाश, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। नी रिप्लेसमेंट की अभी हमने बात की थी और आपने कहा था कि वो प्रोसीजर काफ़ी सेफ़ है, लेकिन उसमें ज़्यादातर बहुत लंबा टाइम पेशेंट को बेड रिडन रहना पड़ता है, और मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप एक ये वाला मिथ तोड़ के जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नी रिप्लेसमेंट के नेक्स्ट डे हम पेशेंट को दोनों पैरों पे खड़ा कर देते हैं और विद वॉकर सपोर्ट हम उसे वॉक कराते हैं। ये मिथ एकदम गलत है। पेशेंट अपने आप मोबिलाइज करता है, येस, बट विद सपोर्ट, और इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है और कितनी जल्दी एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी को अडेप्ट करता है और कितनी जल्दी अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और अपने पैरों पे विदाउट सपोर्ट कैसे आ सकता है। पर ये मिथ बिल्कुल गलत है कि वो बेड रिडन हो जाएगा। नेक्स्ट डे से पेशेंट पैरों पे खड़ा होता है। तो जल्दी से जल्दी कितने दिन में कोई पेशेंट चलना इंडिपेंडेंट हो सकता है? चलने में इंडिपेंडेंस इट इज यूजुअली सीन एज 2 to 3 months इट टेक्स इन फॉर इंडिपेंडेंसी, ओके, विद अ गुड फिजियोथेरेपी। बट यदि और भी एक्टिव है इंडिविजुअल तो इट कैन टेक लेस देन दैट टाइम आल्सो। ओके, यस। थैंक यू डॉक्टर आकाश, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर। दोस्तों, बीआर हॉस्पिटल्स के बारे में बहुत कुछ हमने जाना, और जिस तरीके के डॉक्टर आकाश हैं, मैं समझती हूँ इसी तरीके की एफिशिएंट इनकी टीम होगी, और इन हाउस बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, तो इनके पास कभी भी किसी को ज़रूरत पड़े तो जाने में मैं समझती हूँ एक यादगार एक्सपीरियंस होगा। डॉक्टर आकाश गोयल के नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनको नेट पे चेक भी कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम में मैंने पहले डॉक्टर माधवी को मिलवाया जो इनकी वाइफ हैं, उनके नंबर्स भी यहाँ दिए जा रहे हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने अपने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं डॉक्टर मीनूज़ के, उसके बारे में मैं आपको लगातार बताती रहती हूँ अपने हर एपिसोड में, इसलिए नहीं कि मैं अपना प्रमोशन करना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने आपको दिमाग में रख कर इन्हें डिज़ाइन किया है। ये हर स्किन टाइप को सूट करते हैं और आई एम श्योर व्हेन यू यूज़ देम यू आर गोइंग टू लव देम। इसी तरीके से जुड़े रहिए डॉक्टर मीनूज़ शो में। आपका प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहे। थैंक यू।